हम आपको ये बताएंगे कि इस वक्त भारत का माहौल होली से ठीक पहले कैसा है। भारत में इस वक्त होली और रमजान के त्योहार को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं और ये पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है। पहले बहिष्कार वर्सेस बहिष्कार का मुद्दा उठा। हिंदू संगठनों ने होली के त्योहार पर मुस्लिम व्यापारियों से खरीदारी न करने की अपील की। फिर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने रमजान पर हिंदू व्यापारियों के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद होली पर जुम्मे की नमाज को लेकर विवाद हुआ और कहा गया कि होली के कारण मुसलमानों पर जबरदस्ती नमाज का समय बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि हकीकत यह भी है कि खुद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नमाज का समय बदलने की अपील की थी और कहा था कि पहले भी ऐसा किया गया है और नमाज का समय बदलने से मुसलमानों की इबादत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अब होली से ठीक पहले मस्जिदों को त्रिपाल से ढकने पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। हमारे देश के कुछ नेता इसे अराजकता बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह लिखा जा रहा है कि होली के कारण जबरदस्ती इन मस्जिदों को त्रिपाल और कपड़ों से ढका जा रहा है। जो लोग इस सांप्रदायिक तनाव को भड़काना चाहते हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जब होली और जुम्मे की नमाज पूरे देश में एक ही दिन पर पड़ रही है, तब सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मस्जिदों को क्यों ढका जा रहा है। जिस पश्चिम बंगाल में 27%, केरल में 26.5%, बिहार में 17%, झारखंड में 14.5%, कर्नाटक में 13%, महाराष्ट्र में 11.5% मुसलमान रहते हैं, इन राज्यों में होली से पहले मस्जिदों को क्यों नहीं ढका जा रहा और ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है जहां 20% मुसलमान रहते हैं। तो यूपी में क्या खास है। इसके अलावा कुछ लोग मुसलमानों को भड़काने के लिए यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह हिंदुओं के त्योहार पर मस्जिदों को त्रिपाल से ढका गया है, क्या उसी तरह से कभी मुसलमानों के त्योहारों पर किसी हिंदू मंदिर को भी त्रिपाल से ढका जा सकता है। इन दावों से हिंदू और मुसलमानों के बीच एक नई खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच ये है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी मस्जिद को पहली बार त्रिपाल से नहीं ढका गया है और ना ही यह मुस्लिम पक्ष की सहमति के खिलाफ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हर साल अलग अलग जिलों में होली के मौके पर वहां का प्रशासन और सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति समिति की बैठक करवाता है, जिसमें मुसलमान खुद होली से पहले अपनी मस्जिदों को त्रिपाल से ढकने के लिए अपनी सहमति देते हैं। मुसलमान खुद कहते हैं कि होली के दिन हमारी मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया जाए। इसका एक कारण यह भी होता है कि होली के मौके पर हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भाव और शांति बनी रहे, और दूसरा कारण यह होता है कि मस्जिद की दीवारों को होली के रंगों से बचाया जाए, क्योंकि रंग लगने के कारण मस्जिदों में फिर से रंगाई पुताई का काम करना पड़ता है और इससे मस्जिद कमेटियां जो हैं उनका काफी पैसा खर्च हो जाता है, यानी दोबारा से मस्जिदों की रंगाई करनी पड़ती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को हर साल आपसी सहमति के बाद ही त्रिपाल से ढका जाता है और इसमें वहां की पुलिस सहयोग करती है। और आज जो लोग ये कह रहे हैं कि संभल में पिछले साल हुए दंगों के बाद पहली बार मस्जिदों को त्रिपाल से ढका गया है, वो लोग असल में झूठ फैला रहे हैं, क्योंकि संभल की मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद कहा है कि वहां कई वर्षों से मस्जिदों को होली के मौके पर इसी तरह से त्रिपाल और कपड़ों से ढका जाता रहा है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों, तो इसका कारण यह है कि यूपी में होली के मौके पर कई बार सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं और इन दंगों के कारण इनका कारण यह था कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद की दीवारों पर होली का रंग लगने से नाराज हो गया था और इसी के बाद सद्भाव और शांति बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने खुद यह प्रस्ताव रखा कि वो होली के मौके पर अपनी मस्जिदों को त्रिपाल और कपड़ों से ढक लेंगे। लेकिन आज इस त्रिपाल को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे पुलिस मुस्लिम पक्ष की सहमति के खिलाफ मस्जिदों को जबरदस्ती त्रिपाल से ढक रही है, और या फिर मुसलमान होली के रंगों से इतने नाराज हैं कि वो ये चाहते हैं कि होली का एक भी रंग का अंश हमारी मस्जिद को छू न ले। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार
मस्जिदों को ऐसे ढका गया है। यूपीए की सरकार के दौरान भी, यूपीए की सरकार में लोग जो कह रहे हैं उस समय भी ऐसा ही होता था। कुछ सबूत आपके सामने रखते हैं। यह तस्वीर वर्ष 2012 की है, जब रामनवमी के जुलूस के दौरान हैदराबाद की एक मस्जिद को ढक दिया गया था और उस समय देश में यूपीए की ही सरकार थी और आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे देश में कभी मुसलमानों के त्योहारों पर हिंदू मंदिरों को नहीं ढका गया, उन्हें वर्ष 2023 की यह तस्वीर देखनी चाहिए, ज्यादा पुरानी नहीं है। उस समय पश्चिम बंगाल के मालदा में जिस रास्ते से मुहर्रम का जुलूस निकलना था, उस रास्ते में आने वाले एक मंदिर को कुछ इसी तरह पर्दों से ढक दिया गया था और यह भी पहली बार नहीं हुआ था। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी एक गणेश मंदिर को सिर्फ इसलिए पर्दों से ढक दिया गया था क्योंकि इस मंदिर के रास्ते से मुहर्रम का जुलूस निकलना था। इस सब से यह पता चलता है कि भारत के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का सम्मान करते हुए इस तरह के फैसले पहले भी लेते रहे हैं, लेकिन अब इन्हीं फैसलों को गलत तरीके से पेश करके सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद एक साजिश के तहत इस बार होली के मौके पर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस वक्त देश में इन तस्वीरों की वजह से हंगामा मचा हुआ है। यूपी की मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है और वजह है होली का त्योहार। इन तस्वीरों के जरिए कुछ लोग हिंदू और मुसलमानों के बीच जहर बो रहे हैं। उनका कहना है कि मस्जिदों पर डाली गई ये तिरपालें मुस्लिम समुदाय के शोषण का सबूत हैं। ऐसी क्रांतिकारियों की धरती पर किसी को ऐसे डराना धमकाना, मस्जिदों को कवर करना, तो जिन सांप्रदायिक शक्तियों को अशफाकुल्लाह खां बिस्मिल से को खौफ था, वही शक्तियां आज हमारे उत्तर प्रदेश में हावी हैं, देश में हावी हैं। तो अगर शहीदों की धरती पे ये हो रहा है तो बहुत शर्मनाक है। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, इनकी आप बदनामी करा रहे हैं। इनके सूबे में मस्जिदों को आप ढकवा रहे हैं, ये बदनामी हो रही है मुख्यमंत्री की कि कैसा लॉ एंड ऑर्डर है। लिहाजा मुख्यमंत्री को वहां के अधिकारियों को टाइट करना चाहिए। लेकिन ये सारे बयान राजनीति से प्रेरित हैं और सच कुछ और है। सच ये है कि मस्जिदों को होली से पहले पहली बार नहीं ढका गया है। उल्टा ये एक इंतजाम कर रहा है मस्जिद के लिए। इधर को चौपाई का जुलूस निकलता, हमारे हिंदू भाई इधर को जुलूस लेके जाते हैं और जुलूस नहाज तक जाता, तो इसलिए एहतियातन के जुलूस जब रंग खेलते हैं तो वो छींट बीट बातचीत बना है, इसलिए हमने इंतजाम कर दिया। वैसे हमें सब भाईचारा। शुक्रवार यानी जुमे के दिन होली का त्योहार लोगों के लिए विवाद का विषय होगा, लेकिन देश के आम हिंदू और मुसलमानों के लिए ये सौहार्द की मिसाल है। अराजक तत्वों की शरारत से बचने के लिए ही मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। मैं संभल की उसी जामा मस्जिद के बैक साइड पे खड़ा हूं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में तिरपाल के जरिए जो मस्जिद की बैक साइड है उसको ढका जा रहा है। बड़े बड़े पाइप लग गए हैं और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तिरपाल लगानी यहाँ पर शुरू कर दी है, क्योंकि इसी रास्ते से देखा जाएगा कि होली के दिन जो जुलूस है वो निकलेगा। होली पर हिंदुओं के उल्लास और मुसलमानों की आस्था को किसी की नजर ना लगे, ये पर्दा इसलिए किया गया है। वर्ष 2022 में संभल की एक मस्जिद पर रंग पड़ने के बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। इसी के बाद से होली से पहले मस्जिदों को ढका जाने लगा। वर्ष 2022 में जिस मस्जिद के सामने हंगामा हुआ था, आज उसे भी ढका गया है। ये संभल के खगुसरा इलाके में स्थित वो लदनियों वाली मस्जिद है, जिस पर फिलहाल जो है तिरपाल होली के त्योहार के मद्देनजर लगाया गया है, जिससे कि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर होली की चौपाई के जुलूस के दौरान इस पर जो रंग ना डाल सके और कोई विवाद उससे जो ना खड़ा हो जाए। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए ये वो मस्जिद की दीवारें हैं जहाँ से इन्हीं रास्तों से होकर के ठीक होली की चौपाई का जुलूस निकलेगा, लेकिन कुछ उसके अंदर ऐसे असामाजिक तत्व हो सकते हैं उस दौरान जो है, जो कि जो है यहाँ पर माहौल खराब ना कर सके, यहाँ पर इन दीवारों पर जो रंग ना डाल दें, उसके लिए जो
जो हर संभव प्रयास है वो यहाँ पर जो किए जा रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद के अलावा अन्य मस्जिदों को भी ढका गया है ताकि होली के जुलूस में उड़ने वाले रंग में भंग न पड़ जाए। सभी लोगों से अपील भी की गई है कि 2:30 बजे से पहले अपना होली खेलें और 2:30 बजे के बाद में जिन लोगों को अपने जुम्मे की नमाज अदा करनी है वो लोग अपनी नमाज अदा करें। दोनों समुदायों के लोग शांतिपूर्वक तरीके से इस त्योहार को मनाएं, सहयोग करें पुलिस और प्रशासन का। कोई भी व्यक्ति जिसको अगर जबरदस्ती गुलाल लगाया गया है और वो फील करता है इस तरीके से, तो उसको संबंधित पुलिस थाने या चौकी पे जाना चाहिए। पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। 21 लेखपाल हमारे मस्जिदों पर लगाए गए हैं। पूर्व से ही रहा है कि मस्जिदों पर लेखपालों की ड्यूटी लगती रही है सुरक्षा के दृष्टिगत और एहतियात के दृष्टिगत। तो संभल ही नहीं, यूपी के कई शहरों में मस्जिदों को ढका गया है। शाहजहांपुर की मस्जिदों को एक सप्ताह पहले से ही नीली, पीली और हरी तिरपालों में ढक दिया गया था ताकि कोई उन पर रंग न डाल सके। ये सब कुछ जबरदस्ती नहीं बल्कि आपसी सहमति के बाद किया गया। शाहजहांपुर में होली के दिन एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। हर साल जुलूस के रास्ते पर पड़ने वाली मस्जिदों को ढक दिया जाता है। रंग से मस्जिदों की दीवार को बचाने के लिए हर साल ऐसा किया जाता है और आम मुसलमानों को इससे कभी कोई दिक्कत नहीं रही है, लेकिन इस बार इसे मुद्दा बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। संभल से अभिनव माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आज जब हमारे देश में होली के रंगों पर भी सांप्रदायिक नफरत बांटी जा रही है, तब आपको होली के रंगों का असली महत्व भी समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि होली के रंग सिर्फ एक धर्म को परिभाषित नहीं करते। होली नफरत को हराने का त्योहार है। होली पर जब किसी व्यक्ति को रंग लगाया जाता है तो उसे सबसे पहले यही कहा जाता है कि बुरा ना मानो, होली है। होली के रंगों की अपनी एक भाषा है और होली का हर एक रंग किसी न किसी बात का प्रतीक है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। नीला रंग शांति और सद्भाव का प्रतीक है। हरा रंग प्रकृति और समृद्धि का, पीला रंग ज्ञान और सुख का और केसरिया रंग संतोष और त्याग का प्रतीक है। और होली का गुलाल सामाजिक समरसता को दर्शाता है। और इसलिए आज हम आपसे यही कहेंगे कि होली के रंगों से नहीं बल्कि सांप्रदायिक रंग बदलने वालों से आपको सावधान रहना चाहिए। इस बार शुक्रवार को होली भी है और जुम्मे का नमाज भी है और हमारे देश के लोगों के सामने, भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस दिन कोई ना कोई अप्रिय घटना हो और उससे पहले आपने देखा होगा इस बार एक अलग तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आपसे हम यही कहेंगे कि उस दिन दिल खोलकर होली मनाइए और लेकिन दूसरे धर्म के लोगों का भी ध्यान रखिए और उनसे भी यही कहेंगे कि ये उनके लिए भी एक चुनौती है और पूरे दुनिया को भारत इस बार ये दिखा सकता है कि एक ही दिन होली भी मनाई जा सकती है और जुम्मे की नमाज भी साथ साथ हो सकती है। आज की दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सरकार को अब 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर जेलों में बंद बलोच कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो वो हाईजैक की गई ट्रेन के सभी यात्रियों को जान से मार देंगे। पाकिस्तान की सरकार और सेना अब तक हाईजैक की गई इस ट्रेन को बलोच विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ा नहीं पाई है। पिछले 30 घंटों से 200 से ज्यादा बंधक बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में हैं और इनमें ज्यादातर सैनिक पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI की हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान वो देश है जो हमारे देश के हवाई जहाजों को हाईजैक करवाता था। आज उनकी अपनी ट्रेन हाईजैक हो गई और उसे वो बचा नहीं पा रहे। आज बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस घटना का पहला वीडियो जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि विद्रोही लड़ाकों ने पहले पटरियों पर धमाका किया, इसके बाद इस ट्रेन को डिरेल करने के बाद उसे हाईजैक कर लिया। और देखिए, आज नया जमाना है टेक्नोलॉजी का। आजकल अगर हाईजैक भी करना होता है
तो हाईजैक करने वाले पहले उसका वीडियो बनाते हैं और फिर उसे जारी करते हैं। तो ये ट्रेन कैसे हाईजैक हुई है, जरा उसका वीडियो देखिए। आज बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने भी एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान की 1 इंच जमीन पर भी पाकिस्तान का नियंत्रण नहीं बचा है और पाकिस्तान ये लड़ाई हार चुका है। इस बयान ने पाकिस्तान में एक भूचाल ला दिया है और पाकिस्तान की सेना ने यह दावा किया है कि स्थिति उसके नियंत्रण में है और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान एक जमाने में आतंकवादियों से फ्लाइट्स को हाईजैक कराने का चैंपियन हुआ करता था, आज वो हाईजैक की गई अपनी ही एक ट्रेन को बलोच विद्रोहियों से छुड़ा नहीं पा रहा है। इसी को समय का चक्र कहते हैं। और इस हाईजैक के 30 घंटे बीतने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने पहली बार ट्रेन के हाईजैक होने की बात को स्वीकार किया है और इसे एक संगीन आतंकवादी हमला बताते हुए कहा है कि पूरा पाकिस्तान इस घटना से सदमे में है, लेकिन इस घटना से पाकिस्तान का शांति का संकल्प टूटेगा नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि कई आतंकवादियों को मारा जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने मारे गए यात्रियों को शहीद बताते हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के कई सैनिकों की भी इस घटना में मौत हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने क्वेटा में अपने और सैनिकों को रवाना किया है और ये सभी पाकिस्तानी सैनिक बोलान पास के उस इलाके में पहुंचेंगे जहां इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उसने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया है, जबकि पाकिस्तान की सरकार और सेना ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या जानकारी नहीं दी है। हालांकि दावा है कि मारे गए सैनिकों की यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के एक रेलवे अधिकारी ने कहा कि क्वेटा में 200 से ज्यादा ताबूत लाए गए हैं, जिन्हें घटनास्थल वाली जगह पर भेजा जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर इस हमले को आतंकवादी हमला बताया है और कहा है कि वो कई लोगों की जान जाने से बेहद दुखी हैं और इस घटना पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बलोच विद्रोहियों को तत्काल बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो अब सोचिए, संयुक्त राष्ट्र तक ये मामला पहुंच गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज जिस तरह की चिंता इन बंधकों को लेकर जताई जा रही है, वैसी चिंता कभी उन बलोच कार्यकर्ताओं की हत्याओं को लेकर नहीं जताई गई, जिनका रातों रात अपहरण हो गया, या वो आज तक ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं जो वहां से गायब हो गए। आज भी बलूचिस्तान के 5000 कार्यकर्ता मिसिंग हैं, लेकिन इनके लिए और इनके रोते बिलखते परिवारों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है और इसी को दोहरे मापदंड कहते हैं। तो आज आपको याद होगा, हमने कल भी आपको बलूचिस्तान का पूरा इतिहास बताया था। बलूचिस्तान के लोग न जाने कितने दशकों से पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं, पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती हमें बंधक बनाकर रखा हुआ है, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमें अलग मुल्क बना दिया जाए। लेकिन उनकी ये जो मांग है, ये शायद दुनिया के बड़े बड़े देशों तक पहुंच नहीं रही है और पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान पर और वहां रहने वाले लोगों पर अत्याचार करता जा रहा है। अब आपको ये बताएंगे कि क्या भारत में इंटरनेट सस्ता होने वाला है और क्या इंटरनेट की स्पीड अब पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी की भारत में अब एंट्री होने वाली है। इस कंपनी का नाम है स्टारलिंक और स्टारलिंक अब भारत में आ रहा है। भारत की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल
और रिलायंस जियो ने इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ एक समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत ये दोनों ही कंपनियां भारत के लोगों को स्टारलिंक की मदद से सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। तो अब आप देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इलॉन मस्क उनके बहुत करीबी हैं और नई सरकार के आते ही अब इलॉन मस्क सबसे पहले स्टारलिंक के जरिए भारत में कदम रखना चाहते हैं। और आप हैरान मत होइएगा कि कुछ समय के बाद आपको उनकी टेस्ला कार भी भारत की सड़कों पर चलती नजर आए। अब बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भारत में स्टारलिंक की एंट्री से इंटरनेट सस्ता हो जाएगा और इंटरनेट की स्पीड भी बहुत तेज हो जाएगी। लेकिन आज हम आपकी ये गलतफहमी दूर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सारी बातें, जानकारियां आधी अधूरी हैं और कुछ बातें तो इनमें से पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि इन सब नतीजों पर पहुंचने से पहले आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी स्टारलिंक इस्तेमाल करता है। तो यह बात आप ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2015 में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था दुनिया भर के लोगों को कम कीमत पर हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना। इस समय दुनिया में प्रमुख रूप से 3 तरह की इंटरनेट सेवाएं हैं और देखिएगा आप भी इनमें से कोई एक इंटरनेट सेवा इस्तेमाल कर रहे होंगे। 3 प्रकार की हैं। कौन सी हैं? इनमें पहली है मोबाइल इंटरनेट या सेलुलर इंटरनेट, जिसमें आपके मोबाइल फोन को इंटरनेट एक टावर से मिलता है और उस टावर को यह इंटरनेट सैटेलाइट से मिलता है। तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो देश भर में अपने टावर्स लगा के रखती हैं। आपका जो मोबाइल फोन है वो उस टावर से कनेक्टेड होता है और वो टावर जो है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। ये वायरलेस इंटरनेट सेवा होती है, इसमें किसी वायर की, तार की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें आपका पूरा डेटा फ्रीक्वेंसी टावर से आता है और ये टावर हाई और लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं। तो एक तो ये हो गया जो आप अपने मोबाइल फोन पर ही पूरा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और आपके आसपास का जो भी टावर होता है उस कंपनी का, जो आपकी टेलीकॉम कंपनी है, आप जैसे आगे आगे किसी भी जगह बाहर निकलते हैं, आपका मोबाइल फोन आपके सबसे पास वाले टावर से कनेक्टेड हो जाता है और वहीं से आपको सिग्नल्स मिलते हैं। दूसरा है केबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट। इसमें ऑप्टिकल फाइबर या कॉपर केबल से आपके घर में इंटरनेट आता है और इसके लिए आपको अपने घर में एक राउटर भी लगाना होता है और ये राउटर भी एक लाइन से कनेक्टेड होता है जिसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं, यानी DSL। आप ऐसे बहुत सारे लोग ये केबल ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते होंगे। जब आप अपने घर में वाईफाई का भी इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसे ही आता है, यानी एक लाइन आपके घर तक बिछा दी जाती है और उस केबल के जरिए ये डेटा आप तक आता है और यही लाइन इंटरनेट डेटा को आपके घर तक ट्रांसमिट करती है। और इस वक्त हमारे देश में इंटरनेट के लिए इन्हीं 2 सेवाओं का इस्तेमाल होता है। जैसा हमने आपको बताया, या तो आप अपने मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और आपका मोबाइल फोन पास के टावर से सिग्नल लेता है और टावर सैटेलाइट से जुड़ा है, और दूसरा है ये केबल इंटरनेट। तो या तो लोग मोबाइल फोन से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देश में, या केबल ब्रॉडबैंड से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरनेट की सेवा का एक और माध्यम है और उसे कहते हैं सैटेलाइट इंटरनेट। यह इंटरनेट आपको सीधे सैटेलाइट से मिलता है और अब स्टारलिंक भारत में इसी सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने वाला है। इस इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए स्टारलिंक की तरफ से एक किट दी जाती है और यह किट आपको खरीदनी होती है। इस किट में राउटर और उसकी केबल के साथ साथ एक डिश एंटीना आपको दिया जाता है। यह एंटीना सीधे स्टारलिंक के सैटेलाइट से इंटरनेट डेटा को रिसीव करते हैं और लोग बिना किसी टावर और ब्रॉडबैंड के इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आपको अपने घर की छत पर, जैसे आप DTH का एक इस तरह का यंत्र लगाते हैं, वैसे ही आपको इंटरनेट के लिए इस तरह का एक एंटीना अपने घर में लगाना होगा। यह एंटीना सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा और आपके घर में सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट सेवाएं आएंगी। जंगलों में,
दुर्गम पहाड़ों पर या दूर दराज के इलाकों में जहां इंटरनेट के लिए टावर्स लगाना बहुत मुश्किल होता है, मौसम जहां बहुत खराब होता है, वहां इंटरनेट पहुंच नहीं पाता, या ऐसे इलाके जहां अगर केबल इंटरनेट है भी और अगर वो खराब मौसम की वजह से कट जाता है या खराब हो जाता है तो उसे ठीक करने में कई कई हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि ये इलाके बहुत दुर्गम है, जंगल है, वहां पर पहाड़ हैं, नदियां हैं। ऐसे इलाकों में सैटेलाइट इंटरनेट बहुत आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें केबल की जरूरत नहीं है और टावर की भी जरूरत नहीं है। इस इंटरनेट की खासियत यह है कि जहां कोई नहीं है वहां भी ये इंटरनेट सिर्फ एक डिश की मदद से पहुंच सकता है, और यही कारण है कि भारत में इसकी एंट्री को एक गेम चेंजर माना जा रहा है। अब हम आपको इसके बारे में दो जरूरी बातें और बताना चाहते हैं जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमी है। पहला, ये हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, बल्कि ये हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट है। इन दोनों बातों को समझिए। इसका मतलब यह है कि जो सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड होती है उनमें स्टारलिंक के इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा है, यानी इस श्रेणी में स्टारलिंक सबसे तेज इंटरनेट आपको देता है। लेकिन अगर हम इस इंटरनेट की तुलना दूसरी इंटरनेट सेवाओं से करें तो यह अब भी काफी इसकी स्पीड कम है और धीमी है। उदाहरण के लिए मोबाइल इंटरनेट की स्पीड 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1 गीगाबिट पर सेकंड की होती है। लोगों के घरों में लगे ब्रॉडबैंड या फाइबर इंटरनेट की स्पीड 100 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1 गीगाबिट पर सेकंड तक होती है। लेकिन स्टारलिंक के इंटरनेट की स्पीड सिर्फ 50 मेगाबिट्स पर सेकंड से अधिकतम 250 मेगाबिट्स पर सेकंड ही है। यानी इससे आप यह समझ पाएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन पर जो 4G या 5G इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो है। दूसरा, स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट इतना महंगा है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग इसे खरीद ही नहीं पाएंगे, इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इसे आप भूटान के एक उदाहरण से समझिए, क्योंकि भूटान और भारत की करेंसी का मूल्य लगभग एक बराबर है। भूटान में इसी साल स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट की सेवाएं शुरू हुई हैं, तो भूटान में यह शुरू हो चुका है और यहां इसकी सबसे सस्ती किट 17,000 रुपए की है और सबसे महंगी किट 2,31,000 रुपए की है। तो आप सोचिए, भूटान में उन्होंने ये प्राइसिंग रखी है, भारत में भी जब ये सेवाएं आएंगी तो लगभग इसी तरह का जो उसका टैरिफ है वो रखा जाएगा, कीमत इस तरह की रखी जाएगी। अब जब तक आप अपने घर, दफ्तर या बिल्डिंग या किसी भी जगह जहां आप इस इंटरनेट सेवा को लगाना चाहते हैं, जब तक आप इस किट को नहीं लगाएंगे तब तक आप स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप इतना पैसा खर्च करके इस किट को खरीद भी लेते हैं तब भी आपको हर महीने इंटरनेट सेवाएं इस्तेमाल करने के लिए एक मंथली प्लान खरीदना होगा, जिसकी कीमत 3,000 रुपए से 4,500 रुपए हो सकती है या इससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे भूटान में स्टारलिंक की किट खरीदने के बाद रेजिडेंशियल लाइट प्लान 3,000 रुपए का है और वहां का स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल प्लान 4,200 रुपए का है और वहां के हिसाब से काफी महंगा है। भारत में जब ये सेवाएं आएंगी तो भूटान से ज्यादा ही महंगी होंगी, भूटान से सस्ती नहीं होंगी। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि ये तो हम आपको भूटान की प्राइसिंग बता रहे हैं, यहां इससे भी ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा स्पीड में चलने वाले मोबाइल फोन के इंटरनेट का जो मासिक प्लान है, मंथली प्लान, वो 200 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का है और ब्रॉडबैंड इंटरनेट का जो मंथली प्लान है हमारे देश में वो 500 रुपए से 2,000 रुपए के बीच का होता है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सैटेलाइट इंटरनेट शहरों और ऐसे ग्रामीण इलाकों के लिए है ही नहीं जहां मोबाइल इंटरनेट पहुंच चुका है। यानी अगर आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, गांव में पहले से ही इंटरनेट पहुंच चुका है, आपके मोबाइल फोन पर पहले से इंटरनेट है और आपके घर में भी इंटरनेट आ रहा है, केबल इंटरनेट, तो आपको फिर इस स्टारलिंक की क्या आवश्यकता है? यह इंटरनेट ऐसे दुर्गम इलाकों के लिए है जहां मोबाइल फोन इंटरनेट के टावर्स नहीं लगाए जा सकते और जहां पर केबल भी नहीं बिछाई जा सकती, इसलिए वहां ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी नहीं पहुंच सकता। हालांकि यहां भी हमारा सवाल यही रहेगा कि दूर दराज के इलाकों में भी जो ऐसे इलाके हैं जहां पर आप ना तो टावर लगा सकते हैं,
ना ही केबल बिछा सकते हैं। इतने दुर्गम इलाके हैं। ऐसे इलाकों में भी ऐसे कितने ही लोग होंगे जो स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट लेने के लिए हर महीने 7-8 हजार रुपए का बिल दे पाएंगे और लगभग 1 लाख रुपया उसके इंस्टॉलेशन पर खर्च करेंगे ये किट खरीदने में। ग्रामीण भारत में औसतन एक परिवार हर महीने सिर्फ 4,000 रुपए खर्च करता है। इस 4,000 रुपए में उसमें उसके खाने पीने के साथ साथ बिजली, पानी और दूसरे खर्च भी शामिल हैं। अब सोचिए कैसे संभव है कि ये लोग स्टारलिंक की 17,000 से 2.5 लाख रुपए की ये किट खरीद लें और इसके बाद हर महीने 4,000 रुपए कम से कम या उससे कहीं ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए भी ये खर्च करने लगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि अब भारत में इंटरनेट की ज्यादा समस्या बची ही नहीं है। भारत में 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। 95 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। देश के 95.1% गांव ऐसे हैं जहां इंटरनेट की सुविधा पहले ही पहुंच चुकी है। 6,44,000 गांवों में से 6,12,000 गांवों में 3G या 4G इंटरनेट की सेवाएं पहले ही चल रही हैं और अब जंगल और पहाड़ी इलाकों में कुछ ही गांव ऐसे बचे हैं जहां इंटरनेट की सेवाएं नहीं हैं और इसलिए एक सवाल यह भी बड़ा है कि स्टारलिंक को भारत में ज्यादा खरीदार शायद ना मिले। स्टारलिंक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हर कोने में इंटरनेट को पहुंचा सकता है और यह इंटरनेट सेवा बुरी से बुरी स्थिति में भी कभी प्रभावित नहीं होती, कभी बंद नहीं होती। चाहे बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, युद्ध शुरू हो जाए, कुछ भी हो, यह इंटरनेट सेवा बंद नहीं होगी और लगातार यह इंटरनेट चलता रहेगा क्योंकि यह सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है जो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। यूक्रेन की सेना पिछले 3 वर्षों से रशिया के खिलाफ इसी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है जिसके कारण उसे पश्चिमी देशों से खुफिया सूचनाएं मिलती रहती हैं और युद्ध क्षेत्र में बमबारी के बावजूद जहां सब कुछ नष्ट हो चुका है वहां भी उनकी सेना के बीच एक संवाद बना रहता है और ये इस सैटेलाइट इंटरनेट की खूबी है। हालांकि भारत के लिए चुनौती यह है कि अगर जम्मू कश्मीर के रिमोट एरिया में यह इंटरनेट आतंकवादियों को मिल गया या छत्तीसगढ़ और झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में यह इंटरनेट नक्सलियों को मिल गया, पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों में उग्रवादियों ने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया, तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां इन्हें कैसे रोकेंगी? स्टारलिंक कहता है कि वो ऐसी स्थिति में कुछ डिश एंटीनाज की इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड भी कर सकता है। उसके हाथ में है कि वो कुछ डिश की सेवाएं बंद कर देगा। कुछ डिश ऐसी हैं जिनको मतलब अगर उनको पता चला कि इस डिश से जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है तो वो उनको बंद कर सकता है, पर अभी भी इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। यहां 2 और बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, स्टारलिंक ने भारत की टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक समझौता जरूर किया है, लेकिन स्टारलिंक को भारत सरकार से अभी अपनी सेवाएं शुरू करने की औपचारिक अनुमति नहीं मिली है। दूसरा, अगर स्टारलिंक को यह अनुमति मिल भी गई तब भी वो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाने वाली पहली कंपनी नहीं होगी। भारत में सबसे पहले सैटेलाइट इंटरनेट को सरकारी कंपनी BSNL ने पिछले ही साल अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया था और लोगों को सैटेलाइट इंटरनेट से कॉल और मैसेज करने के लिए नए प्लान्स भी लॉन्च किए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि बाद में BSNL ने इस ऐलान के बाद कुछ किया नहीं और आज भी BSNL ने इन प्लान्स के रेट तक तय नहीं किए हैं और लोगों को इनके बारे में अभी भी कुछ नहीं पता है। अब आपको यह बताएंगे कि भारत के छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में विकास भले ही ना पहुंच पाया हो, लेकिन प्रदूषित हवा वहां भी पहुंच गई है। इसलिए आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, अपनी सेहत का कितना भी ध्यान रख लें, कितना भी व्यायाम कर लें, कितना भी जिम चले जाएं, अगर आप हर पल हर सांस में जहरीली हवा अपने शरीर में ले रहे हैं तो ये आपको बीमार कर सकती है और बीमार कर ही देगी, चाहे आप कितना भी खाने पीने का ध्यान रखें। ब्रिटेन के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट के एक मेडिकल जर्नल के मुताबिक भारत में हर साल 20 लाख प्रदूषण से हर साल 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है प्रदूषण से, और यह मौत कोविड से मारे गए लोगों की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। कोविड से 2.5 साल में 5 लाख मौतें हुई, जबकि प्रदूषण से एक ही साल में 20 लाख मौतें हो रही हैं।
ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की समस्या है, हमें इससे क्या लेना। लेकिन यह नई रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषण ने भारत के छोटे छोटे शहरों को भी अपना बंधक बना लिया है। और जो लोग कहते हैं कि गांव की हवा अब भी साफ है, उन्हें यह रिपोर्ट आज बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि अब गांव की, छोटे शहरों की, कस्बों की हवा साफ नहीं बची। इस रिपोर्ट में लिखा है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में से 13 शहर भारत के हैं। इनमें भी ज्यादातर छोटे शहर हैं। इसलिए अब इस बात को आप मानिए कि छोटे छोटे शहरों तक प्रदूषण पहुंच गया है। इनमें दिल्ली तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है ही, लेकिन दिल्ली के अलावा पंजाब का मुल्लांपुर है, हरियाणा का फरीदाबाद और गुरुग्राम है, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के पास लोनी है, ग्रेटर नोएडा है, मुजफ्फरनगर है, राजस्थान का भिवाड़ी, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे छोटे और ग्रामीण इलाके शामिल हैं। सोचिए, इन इलाकों में तो अभी विकास भी ठीक से नहीं पहुंचा था, लेकिन प्रदूषण ने उससे पहले ही इन इलाकों को बंधक बना लिया और अब इन शहरों की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीली हवा हो चुकी है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 30 शहर भारत के हैं और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। सोचिए, जो देश अर्थव्यवस्था के मामले में हमसे पीछे हैं, उन सभी देशों की राजधानियों की हवा हमसे ज्यादा साफ है, लेकिन जो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम सपना देखते हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बनेंगे, वो देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण के मामले में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। और इस प्रदूषण के कारण दिल्ली के लोगों की उम्र हर साल औसतन 10 साल कम हो रही है। हमें लगता है कि आज आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, अपने घर में रोज सुबह योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, हर दिन जिम जाइए, आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा हर दिन आपकी उम्र को घटा रही है और इस जहरीली हवा में आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। IQ एयर की इस नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 5 प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत 5वें नंबर पर है और उससे ऊपर सिर्फ यही देश हैं जिनके नाम आपके ऊपर हैं: चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कांगो जैसे देश। देखिए, भारत कितने खराब क्लब का सदस्य है। क्या हमारा अड़ोस पड़ोस ऐसा होना चाहिए इस क्लब में? यानी वायु प्रदूषण के मामले में भारत बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गया है और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो प्रदूषण से बचे हुए शहर और गांव भी बहुत जल्द प्रदूषित हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में अच्छी बात एक ये है कि वर्ष 2023 की तुलना में भारत ने अपने वातावरण के मामले में कुछ सुधार जरूर किया है। 2023 में वायु प्रदूषण के मामले में भारत तीसरे नंबर पर था और अब वो 5वें नंबर पर है। यानी वायु प्रदूषण को लेकर देश में कुछ सुधार हुआ है। फिर भी दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 6 शहर हमारे देश भारत के हैं। एक अनुमान है कि जो लोग देश के प्रदूषित शहरों में रहते हैं उनकी उम्र औसतन 5 साल कम हो गई है और इसका कारण है वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां। और आज हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं है, होली और जुम्मे की नमाज नहीं है, बल्कि प्रदूषण है। और ये प्रदूषण जो है ये धर्मनिरपेक्ष है, ये जातियों को नहीं मानता, ये धर्म को नहीं मानता, ये अमीर और गरीबों को नहीं मानता। ये हिंदुओं को भी मार रहा है, मुसलमानों को भी मार रहा है, क्रिश्चियंस को भी, और अमीर को भी मार रहा है और गरीब को भी, अगड़ी जाति के लोगों को भी मार रहा है और पिछड़ी जाति के लोगों को भी। जब आप इस जहरीली हवा में सांस लेते हैं तो ये हवा आपको जाति के नाम पर कोई डिस्काउंट नहीं देता, कोई रिजर्वेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिए कि भारत की अगली सबसे बड़ी समस्या और आप सबकी अगली सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है, जहरीली हवा है। इससे आपको अपने परिवार को बचाना है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है कि वो आने वाले समय में इसका हर्जाना भुगते और जहरीली हवा में ऐसे ही सांस लेते रहे।
इस बार 14 मार्च को होली के मौके पर ही उसी दिन वर्ल्ड स्लीप डे है और इसीलिए आज हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आप रात में ठीक से सो पाते हैं या सिर्फ करवटें बदलते हुए ही आपकी रात गुजर जाती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रात में ठीक से नहीं सो पाते। सुबह उठकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही कहते हैं कि रात में ठीक से सो नहीं पाए और इसकी वजह से उनका अगला दिन खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगले दिन बड़े खुश होते हैं कि कल बहुत दिनों के बाद अच्छी नींद आई। एक नए सर्वे के मुताबिक भारत में 59% लोग ऐसे हैं जो नींद में बिना किसी खलल के लगातार 6 घंटे भी नहीं सो पाते, जबकि लोगों के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक है। 39% लोग ऐसे हैं जो रात में बिना किसी परेशानी के सिर्फ 4 से 6 घंटे ही सो रहे हैं। 20% लोग केवल 4 घंटे की ही अच्छी नींद हमारे देश में ले पाते हैं। यह बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि अगर आप ठीक से सो नहीं पाएंगे तो इसका सीधा असर आपके शरीर, आपके दिमाग और अगले दिन आपके कामकाज पर पड़ता है। बड़ा सवाल यह है, ऐसा क्यों है? अक्सर लोग मोबाइल फोन को नींद टूटने के लिए जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उनकी नींद मोबाइल फोन की वजह से टूटती है। वास्तव में इसके कुछ और कारण हैं जो आपकी नींद को खराब करते हैं। 72% लोगों का कहना है कि उन्हें रात में जो वॉशरूम ब्रेक लेना पड़ता है, जब वो रात में वॉशरूम जाते हैं, उसकी वजह से उनकी नींद टूटती है। तो वॉशरूम ब्रेक जो है, टॉयलेट ब्रेक रात में, वो सबसे बड़ी वजह है भारतीयों की नींद टूटने की और उसके बाद उन्हें नींद नहीं आती। 25% भारतीयों के लिए नींद का खराब शेड्यूल सबसे बड़ी समस्या है। अक्सर उनके सोने का समय बदलता रहता है। कई बार वो रात में देर से सोते हैं, कई बार सुबह घर में होने वाली जो गतिविधियां हैं उनकी वजह से उनकी नींद जल्दी टूट जाती है। कम नींद का तीसरा बड़ा कारण है भारत में बाहर का शोर या मच्छर, जो 22% लोगों को सोने नहीं देते। इस सर्वे के मुताबिक 36% लोग रविवार को दोपहर में सोते हैं, जबकि 23% लोग ऐसे हैं जो वीकेंड पर देर तक सोने की कोशिश करते हैं। 13% लोग छुट्टी के दौरान अपनी नींद का समय बढ़ा लेते हैं। 47% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी नींद पूरी करने के लिए बीमारी के बहाने से ऑफिस से छुट्टी ली है। बार बार नींद का टूटना या पर्याप्त नींद न ले पाना आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी और ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। जब नींद सही ढंग से पूरी होती है तो व्यक्ति बेहतर याददाश्त, सोचने की क्षमता और ऊर्जा के साथ अगले दिन सुबह जागता है। सही नींद नहीं मिलती तो व्यक्ति उठते वक्त थका हुआ महसूस करता है और तनाव में रहता है। खराब नींद से शरीर का इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है और इससे कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। और यही कारण है कि आज नींद के लिए अलग चश्मे बन रहे हैं, स्लीप ट्रैकर आ रहे हैं और आपके पलंग के गद्दे अलग से आ रहे हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपके जो पिलोज हैं वो ये बताते हैं कि आप इन गद्दों पर सोइए तो आपको अच्छी नींद आएगी। यानी जो स्लीप इंडस्ट्री है ये 51 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। अब तो आपके मोबाइल फोन के ऐप्स भी ऐसे आ गए हैं जो आपको सोने में मदद करते हैं, और फिर भी ज्यादातर लोग ठीक से सो नहीं पा रहे। असल में ये सारी परेशानी सोने से ज्यादा जागने से संबंधित है। आप सोते कैसे हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जागते कैसे हैं। कई लोग सुबह जागने की चिंता में ठीक से सो ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें अगले दिन की चिंता सताती है। अगली सुबह के कई जरूरी काम और जिम्मेदारियां बहुत सारे लोगों की नींद पहले ही तोड़ देती है। तो वास्तव में अच्छी नींद हर किसी को नहीं मिल पाती, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे आप अच्छी नींद ले सकते हैं। कोशिश करें कि दिन का रूटीन एक जैसा रखें। सोने से पहले टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल फोन बंद कर दें। सोने से पहले ना तो पेट भरकर खाएं और ना ही भूखे सोएं। नियमित रूप से व्यायाम करें। रात में बाथरूम न जाना पड़े इसलिए सोने से पहले लिक्विड पदार्थ कम पिएं। सोने के लिए बेडरूम में अंधेरा और शांत माहौल बहुत आवश्यक है। तो सोना जो है, अच्छी नींद अब एक लग्जरी बन गया है। ज्यादातर लोगों के पास ये लग्जरी नहीं है और हमेशा याद रखिएगा, इसका अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार एक से एक पैसे वाले लोग, अमीर लोग रात में सो नहीं पाते और देश में जो गरीब लोग हैं वो आज भी अच्छी चैन की नींद लेते हैं। उसका एक बड़ा कारण है तनाव।